हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस के बारे में और उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। हमारे चैप्टर फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ का ये नेक्स्ट टॉपिक होगा, जिसमें हम कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे सेल के बारे में। उसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा न्यूक्लियस, तो आज हम इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कई बच्चों को जनरली न्यूक्लियस के बारे में अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो एकदम न्यू क्लासेस में गए हैं उनको अभी इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो हम इसको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन से चालू करेंगे। तो मैं आपको इसके बारे में समझाती हूँ। द न्यूक्लियस इज लाइक द ब्रेन ऑफ अ सेल वेयर ऑल द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड। इट्स where the cell's DNA is kept, which contains the instruction for all the cell to grow, work and survive. न्यूक्लियस एक तरीके से हमारे सेल का ब्रेन कहलाता है। जैसे हमारी बॉडी को सभी तरह की इंस्ट्रक्शन देने के लिए, सभी तरह के कामों को समझाने के लिए, समझने के लिए, करने के लिए हमें मेन इंस्ट्रक्शन कौन देता है? हमारा ब्रेन देता है। ऐसे ही इसी तरीके से सेल का जो भी फंक्शनिंग होती है, जिस तरीके से उसे काम करना होता है, जिस तरीके से उसे डेवलप होना होता है, ग्रोथ करनी होती है, ये सभी चीज़ों के इंस्ट्रक्शन देने वाला कौन होता है? हमारा न्यूक्लियस होता है। ये सभी तरह की इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। आपने जाना होगा कि ब्रेन जो है हमारी इंफॉर्मेशन हमको पहुंचाता है, चीज़ों के बारे में बताता है, तो वो हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करके रखता है। जैसे आपको चीज़ों का याद होना, अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो आपको वो चीज़ें याद होती हैं, तो वो कैसे हो रही है? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमारा ब्रेन हमारे पास स्टोर करके रख रहा है। इसी तरीके से न्यूक्लियस भी हर एक सेल के बारे में उनकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है उनको स्टोर करके रखता है, ताकि आगे चल करके जिस भी तरीके से जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उसको इंस्ट्रक्ट कर सके और उस तरीके से वो वर्किंग कर सके। अब सेल में जो न्यूक्लियस पाया जाता है, इसके अंदर कुछ एक इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट पाया जाता है, जिसको हम डीएनए कहते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसलिए हम इसे शॉर्ट फॉर्म में डीएनए कहते हैं, या डबल न्यूक्लियोटाइड एसिड भी कह सकते हैं। बट हम इसका मेन जो नेम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, उससे ही उसको डिनोट करते हैं। डीएनए के अंदर ही हमको सेल से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन मिलेगी। एक अमेजिंग फैक्ट इससे रिलेटेड ये है कि डीएनए के अंदर इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है, इतनी ज़्यादा क्षमता होती है कि वो हमारे जो इन्फॉर्मेशन है वो हमको पुराने के टाइम, एशियन टाइम की इन्फॉर्मेशन से लेकर के फ्यूचरिस्टिक इन्फॉर्मेशन तक हमको बता सकता है, अगर डीएनए को सही तरीके से एनकोड किया जाए। बट अभी इतनी डेवलप टेक्नोलॉजी आई नहीं है, जिस कारण से अभी ये चीज़ पॉसिबल तो नहीं है। बट बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो डीएनए में सेल की होती है, मौजूद होती है उस समय। तो यहाँ पे डीएनए ही सभी तरह की चीज़ों को स्टोर करके रखता है न्यूक्लियस के अंदर। और सेल की ग्रोथ होना, सेल को किस तरीके से वर्क करना है, या किस तरीके से उसको सरवाइव करना है एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अकॉर्डिंग, इन सभी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन देता है, जिसके कारण सेल उसी तरीके से वर्किंग करता है अपनी ग्रोथ, डेवलपमेंट और अपने सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। जस्ट लाइक हाउ वी नीड आवर ब्रेन टू थिंक, learn and remember, cell needs their nucleus to function properly, and that's why the nucleus is so important. जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जैसे हमारा ब्रेन है, हमको सोचने की क्षमता देता है, चीज़ों को याद करने की क्षमता देता है। जैसे आपने कुछ लेसन पढ़ा है तो उसको हम प्रॉपरली लर्न करते हैं, याद करते हैं, तब जा करके हम आगे चल करके उसको मतलब फ्यूचर में याद रखते हैं। या कोई चीज़ को अचानक से अगर आप भूल गए हो तो उसको याद आने का, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमारा ब्रेन वर्किंग कराता है। इसी तरीके से सेल में जो न्यूक्लियस होते हैं वो सेल को सब चीज़ें स्टोर करके रखते हैं इन्फॉर्मेशन, तो टाइम टाइम पे उनको याद दिलाते हैं, थिंक करवाते हैं, थिंक तो नहीं कह सकते हैं, याद दिलवाते हैं या इंस्ट्रक्ट करते हैं, एक सीधी लैंग्वेज में कहेंगे कि किस तरीके से उस सेल को आगे चल करके फंक्शनिंग करनी है। जैसे अब उसको ग्रोथ करनी है क्या, कि अब उसको डिवाइड होने का टाइम आ गया है, क्या उसको अब न्यूट्रिशन गेन करना है, या उसको अब रिप्रोडक्शन के लिए अपने आप को डिवाइड करना है, डिवीजन करना है। ये सभी तरह की चीज़ें जो वर्किंग होती है, इन सभी चीज़ों की वर्किंग करवाने के लिए जनरली न्यूक्लियस ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब तक न्यूक्लियस इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, तब तक यहाँ पे
ये चीज़ें पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो यहाँ पे हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। इसका स्ट्रक्चर हम एक बार देख लेते हैं किस तरीके से ये होता है। चलिए आगे देखते हैं। इस स्लाइड में हम 3 फोटो को या 3 इमेजेस को देख रहे हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट इमेज है आपकी, ये हमारा सेल का स्ट्रक्चर बता रही है। मैंने यहाँ मेंशन किया है, नीचे आप देख सकते हैं। ये हमारा सेल होता है, इसमें कई सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे सेल वॉल है, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, लाइजोसोम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियर एम्बुलप और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एडजेसेंट सेल वॉल है, कई सारी चीज़ें हैं। इसमें मेन सेंट्रल पॉइंट में आपको ये जो पर्पलिश बॉल टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपका एक्चुअली न्यूक्लियस कहलाता है। सेकेंड इमेज में हम देखेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो ये इस तरीके से काफ़ी प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का। डेंस्ड बॉडी होती है, इसमें हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और उस न्यूक्लियस के अंदर हमारे डीएनए वगैरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। और थर्ड में आप देख रहे होंगे, ये स्पाइरल टाइप की शेप का दिख रहा होगा आपको, इसको हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये आपका डीएनए होता है, इसको हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। यहाँ पे ये 2 स्ट्रैंड से मिलकर के बनता है। इसकी अगर हम एक स्ट्रैंड को, एक धागे को अगर निकालेंगे, स्ट्रैंड का मतलब धागे होते हैं, अगर एक स्ट्रैंड को निकालेंगे तो वो आरएनए का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और साथ में ये कंबाइन होकर के डीएनए बनाते हैं। तो कुछ इस तरीके से सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है, जो कि सभी तरह की सेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कैरी आउट करता है और आगे दूसरे सेलों में भी इनको ट्रांसफर करता है, जो कि हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। डीएनए पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, सेल्स भी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। ऑफ कोर्स सेल्स से ही मिलकर हमारी बॉडी बनी है। इन सेल्स के अंदर सभी प्रकार के न्यूक्लियस है और इन न्यूक्लियस के अंदर हमारे डीएनए सेल्स पाए जाते हैं, जो सभी तरह की हमारी बॉडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कैरी आउट करके चलते हैं। चलिए अब हम मेन सेल न्यूक्लियस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। न्यूक्लियस ऑफ सेल में हम देखेंगे सबसे पहले डेफिनेशन से। द न्यूक्लियस इज कंट्रोल सेंट्रल ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल वेयर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज स्टोर। जनरली न्यूक्लियस जो होता है ये सेंटर में होता है, ये ज़्यादातर यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। इसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, यानी जीन से रिलेटेड। हमारे जीन का मतलब यहाँ होता है जो चीज़ जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होगी, इनको हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के अंदर काउंट करते हैं, या जीन्स भी इनको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम हमारे न्यूक्लियस करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली ये डीएनए वर्क करता है। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस का मेन डेफिनेशन हो गया। अब हम इसके बारे में आगे देखते हैं, इसकी लोकेशन के बारे में। लोकेशन, इट्स सिचुएटेड इन द साइटोप्लाज्म सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड एज न्यूक्लियर एनवेलप। सो ये सिचुएटेड होता है साइटोप्लाज्म वाले एरिया में। हमने लास्ट टाइम देखा था कि सेल के अंदर एक फ्लूइड टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही यहाँ पे सेंट्रल मोस्ट एरिया में आपको क्या मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा। न्यूक्लियस ऐसा नहीं है कि जस्ट नॉर्मली वहाँ पे मौजूद होता है, ये भी प्रॉपर कवरिंग के साथ रहता है। तो इसमें ये डबल मेम्ब्रेन कवरिंग होती है, 2 मेम्ब्रेन मिलेंगी। ये मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं। इसका फंक्शन देख लेते हैं, कई सारे फंक्शंस हैं, बेसिक हम 3-4 फंक्शन देखेंगे। स्टोर्स जेनेटिक मटेरियल, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन इसका क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके चलता है। जैसे कि हमारा मेन जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे क्या है, डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, क्योंकि ये डीएनए ही हमारी इंफॉर्मेशन को जनरेशन से जनरेशन काउंट करके चलता है। और डीएनए में चेंजेस आते हैं तो हमारी बॉडी में भी वेरिएशन देखने को मिलते हैं। इसलिए यहाँ पे डीएनए जो है ये सभी तरह के जेनेटिक मटेरियल वगैरह या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके चलता है। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, कंट्रोल सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सो यहाँ पे ये सेल को इंस्ट्रक्शन दे के चलता है कि कितनी अमाउंट में उसको ग्रोथ दिखानी है, कितनी अमाउंट में उसको रिप्रोड्यूस करना है या अपने आप को डिवाइड करना है। अगर ये अनकंट्रोल्ड वे में होने लगेगा तो सेल जो है वो एबनॉर्मल स्टेज में आ जाएगा या म्यूटेशन की स्टेज में आ जाएगा। म्यूटेट सेल्स वो सेल्स होते हैं जो एबनॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। तो ये म्यूटेशन कंडीशन में ना जाए इसलिए ये कंट्रोल किया जाता है हमारे न्यूक्लियस की हेल्प से, या एक तरीके से कह सकते हैं हमारे डीएनए की हेल्प से।
रेगुलेट्स जीन एक्सप्रेशन। अब जेनेटिक मटेरियल है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, वो एक सेल से दूसरे सेल में फॉरवर्ड होने के लिए भी वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को भी अपने आप को कई हिस्सों में डिवाइड करना पड़ता है। यहाँ पे ये जेनेटिक एक्सप्रेशन जो होता है या जीन एक्सप्रेशन जो होता है वो डीएनए का एक्चुअली हम देखते हैं आगे चल करके, आगे की क्लास में आप देखने वाले हो, उसमें रेप्लिकेशन होता है। जो डीएनए होता है वो अपने आप को और भी कई डीएनएज में डिवाइड करता है। जब ये और भी कई डीएनएज में डिवाइड करता है या न्यूक्लियस अपने आप को और भी कई न्यूक्लियस में डिवाइड करता है, इस टाइम को हम जीन रेगुलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे ये जीन रेगुलेशन के लिए भी वर्क करता है। अब इसके आगे हम देखते हैं। आगे अब हम स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। स्ट्रक्चर न्यूक्लियर एनवेलप सबसे पहले मौजूद होगा यहाँ पे। ये आउटर एरिया में भी रहता है और इनर एरिया में भी रहता है, इसलिए हम इसे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जेल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। जिलेटिनियस जेल टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और फिर इस जेल टाइप के स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं हमारे क्रोमैटिन। क्रोमैटिन एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें डीएनए भी होते हैं और प्रोटीन भी होते हैं, यानी प्रोटीन की अमाउंट भी यहाँ पे ज़रूरत होती है। डीएनए की जब हम आगे के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन ही कहीं ना कहीं डीएनए के फॉर्मेशन की मेन सोर्स होता है, मेन कारण होता है। तो वो हम आगे देखेंगे, बट यहाँ पे भी आपको ये याद रखना है कि क्रोमैटिन किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। डीएनए और प्रोटीन का मिक्सचर होता है क्रोमैटिन। अब हम कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे हम कंपोनेंट्स। अब इसमें क्या क्या छोटे छोटे कंपोनेंट्स और टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो पहले तो आपने देख लिया है डीएनए। डीएनए के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको काफ़ी कुछ बता दिया है। सेकेंड स्ट्रक्चर होते हैं हमारे हिस्टोन्स। अब हिस्टोन्स क्या है कि ये इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, एक्चुअली डीएनए होता है। डीएनए जो आपने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो मैंने आपको पहले भी डायग्राम में दिखाया था, उनके ऊपर प्रोटीन एक लेयर जैसी कवरिंग कर देता है, अपने आप को कवर करके रख लेता है। ये कवरिंग जो होती है ये आपकी जनरली हिस्टोन्स होते हैं। अब इसमें हिस्टोन्स के अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स में क्या होता है, जनरली यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, पूरा पूरा डीएनए नहीं होगा, सिर्फ थोड़ी थोड़ी अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होंगे और वो कवर होंगे प्रोटीन से। तो ये 2-3 टाइप के कंपोनेंट्स यहाँ पे इसके अलावा पाए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं हमारे लिए बेसिकली। अब हम इम्पॉर्टेंस के बारे में देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कंटेन्स अ जेनेटिक इंस्ट्रक्शन फॉर सेल डेवलपमेंट एंड फंक्शन। तो ये एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन को अपने अंदर एनवेलप करके, एम्बेडेड करके रखता है ताकि सेल में डेवलपमेंट होती रहे, प्रॉपर फंक्शनिंग होती रहे। सेकेंड में देखेंगे रेगुलेट सेल डिवीजन एंड ग्रोथ। तो यहाँ पे ये सेल के डिवीजन को अपने हिसाब से कंट्रोल करता है, सेल की ग्रोथ को अपने हिसाब से कंट्रोल करता है। थर्ड पॉइंट देखेंगे, एसेंशियल फॉर सेलुलर रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुली। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये अपने सेल के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देता है, बाहर के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बाहर किस तरीके की कंडीशन, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या पड़ रही है, फेवरेबल है या अनफेवरेबल कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सेल्स रिस्पॉन्स करते हैं। और ये रिस्पॉन्सेस किसके थ्रू मिलेंगे, न्यूक्लियस के थ्रू मिलेंगे। और इसका एक लास्ट एक फैक्ट है वो देख लेते हैं। द न्यूक्लियस इज द ओनली ऑर्गेनल विथ अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस बस एक लौता ऐसा ऑर्गेनल है जिसमें डबल मेम्ब्रेन है, आउटर लेयर में भी मेम्ब्रेन और इनर लेयर में भी मेम्ब्रेन है। बाकी सब में आप जो मेम्ब्रेन देते हो वो अलग अलग टाइप की मेम्ब्रेन्स देखने को मिलती है। जैसे कि अगर अपन सेल में अगर अपन आगे चल करके देखेंगे तो सेल में पहले एपिडर्मल होती है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, अलग अलग प्रकार की मेम्ब्रेन होती है। बट सिर्फ इकलौता न्यूक्लियस है जिसमें आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एम्बेलप जो होता है वो डबल फॉर्म में दिखता है, डबल प्रोटेक्शन करता है, क्योंकि उसके अंदर हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको कवरिंग अच्छी चाहिए होती है। इसलिए ये इकलौता ऐसा स्ट्रक्चर है जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसके आगे के बारे में हम आगे देखने वाले हैं, जैसे कि गोल्गी एपरेटस के बारे में भी हम देखने वाले हैं और भी कंपोनेंट्स के बारे में हम आगे देखने वाले हैं। न्यूक्लियस के बारे में आज यहाँ पे ही कंप्लीट होता है टॉपिक, इसके आगे के बारे में हम
आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो। थैंक यू सो मच।